वेलकम दोस्तों, मैं मनोज पवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मिशन रीड इस ऑनलाइन क्लास के अंदर। प्लेटफॉर्म हमारा वही है, बानी क्लासेस। देखिएगा, मैंने 600 से 1000 ईस्वी के भारत के अंदर कुछ छोटे छोटे वीडियोस के रूप में विभिन्न राजवंशों को क्लियर करने का प्रयास किया है, जिसमें हमने पल्लव को और राष्ट्रकूट वंश को देख लिया है और हर्षवर्धन को निश्चित तौर पर हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे उस राजवंश की जो वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, महत्वपूर्ण एक शासक के कारण, और जिसका सामना होता है हर्ष से, और उसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख से मिलती है। तो बिल्कुल हम आज बात करेंगे चालुक्य वंश की। चालुक्य वंश देखिएगा, चालुक्यों की अगर हम बात करें तो चालुक्य मुख्य रूप से हमने 2-3 जगह के चालुक्यों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले जो चालुक्यों की बात करते हैं वो है वातापी के चालुक्य। और ये चालुक्य मुझे वैसे पल्लवों से पहले बताने थे वातापी के, लेकिन क्योंकि मैं तीनों चालुक्य जितने भी हैं सभी को एक ही वीडियो में लाना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो बाद में बनाया। हालांकि पल्लव से पहले उल्लेख इनका होना चाहिए था। पहले हैं चालुक्य वातापी के। वातापी के बाद में जो दूसरे चालुक्य हैं वे कल्याणी के। दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे यहाँ पर, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियों के बारे में। और एक तीसरे शासक की बात करें चालुक्यों की तो वो है बेगी के चालुक्य। बेगी जो कि आंध्र प्रदेश प्रांत से रिलेट कर सकते हैं हम, आंध्र प्रदेश। और इसमें कुछ ज़्यादा विशेष बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसको यही 1-2 लाइन में मैं क्लियर करूँगा। बेगी के चालुक्य हैं, इनके संस्थापक है विष्णुवर्धन। और ये विष्णुवर्धन कौन है? तो ये विष्णुवर्धन है पुलकेशन द्वितीय के भाई हैं। पुलकेशन द्वितीय के भाई हैं और इनके द्वारा बेगी के चालुक्य शाखा की स्थापना की जाती है। ये हैं पुलकेशन द्वितीय के भाई। बस यही एक फैक्ट है इनके बारे में। और एक चालुक्य और रहे हैं जिनके बारे में हम जब राजस्थान के विभिन्न राजपूत वंशों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि उन्हें यहाँ शामिल इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि वे उत्तर भारत के चालुक्य और चालुक्यों से ज़्यादा वे सोलंकी नाम से जाने जाते हैं, यानी गुजरात के चालुक्य। वे भी चालुक्य ही हैं और चालुक्यों को ही आगे चल करके सोलंकी नाम से संबोधित किया गया। गुजरात के चालुक्य या गुजरात के सोलंकी, वो हम राजस्थान के वीडियो में निश्चित तौर पर देखेंगे। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम वातापी, कल्याणी और बेगी। मैंने आपको सिर्फ यही फैक्ट है जो बता दिया है। विष्णुवर्धन संस्थापक, पुलकेशन द्वितीय के भाई। देखिएगा, अब शुरुआत करेंगे हम वातापी के चालुक्यों से। तो वातापी के जो चालुक्य हैं इनका संस्थापक किसे माना जाता है? तो इनका संस्थापक माना जाता है जय सिंह को इनका संस्थापक माना जाता है। और इन्हें संस्थापक कहेंगे, वास्तविक संस्थापक आगे मैं बताऊंगा कौन थे। इन्हें संस्थापक ही कहा गया है क्योंकि ये स्वतंत्र राजा नहीं थे, बल्कि कदंब राजाओं के सामंत थे। कदंब राजाओं के सामंत। और यहाँ ऊपर ही मैं लिख करके बता देता हूँ, कुछ ऐसी उपाधियाँ रही जो लगभग सभी चालुक्य राजाओं ने एक कॉमन उपाधियों के रूप में वो प्रमुख रूप से हमारे सामने आती है और लगभग सभी चालुक्य राजाओं द्वारा ग्रहण की जाती है। तो वे उपाधियाँ कौन कौन सी रहेंगी? सत्याश्रय के बाद में दूसरी जो इनकी उपाधि रहेगी वल्लभ, श्री वल्लभ और पृथ्वी श्री वल्लभ। इस प्रकार की ये कॉमन उपाधियां हैं जो सभी वातापी के चालुक्यों द्वारा अपनाई गई, या कॉमन जो ये है उपाधियां कही जा सकती हैं। देखिएगा, जयसिंह का शासनकाल यहाँ देखें तो 500 से 520 ईस्वी के मध्य का माना गया है। और यहाँ हम एक चीज़ और क्लियर करेंगे, कहीं कहीं पर वातापी की स्थान पर वादामी शब्द का प्रयोग भी है। तो ये वातापी और वादामी एक ही चीज़ है, इनको कहीं पर वादामी लिखा गया है, कहीं पर वातापी लिखा गया है। देखिएगा, अब यहाँ इनके प्रमुख शासक कौन कौन से रहे उनकी मैं बात करूँगा। तो प्रमुख शासकों में, जैसा कि हमने संस्थापक के रूप में देख ही लिया है जय सिंह को, उसके बाद में जो शासक रहे हैं उनमें पहले शासक आते हैं पुलकेशन प्रथम। और पुलकेशन प्रथम को ही वास्तविक संस्थापक माना गया है।
यानी कि चालुक्यों की वातापी शाखा का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो पुलकेशन प्रथम को वास्तविक शासक माना जाता है। इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख मिलता है। अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा करवाया गया, तो पुलकेशन प्रथम, जो कि वातापी के चालुक्यों के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। अगर हम वातापी के चालुक्यों की बात करें तो इनका जो शासनकाल रहा वो 550 से लगा करके 757, 550 से 757 ईस्वी तक लगातार रहा। लेकिन इसके बीच में एक 13 वर्ष का व्यवधान बताया जाता है, 13 वर्ष का व्यवधान। और ये 13 वर्ष कौन से हैं, तो 642 ईस्वी से लगा करके 655 ईस्वी तक का जो समय रहा वो यहाँ व्यवधान वाला समय माना गया है। और ये व्यवधान क्यों था, ये हमने पल्लव राजवंश के अंदर पढ़ा था कि पल्लव वंश का एक शासक होता है। सबसे पहले तो पुलकेशन द्वितीय जो है उसके द्वारा महेंद्र वर्मा प्रथम को हरा दिया जाता है। फिर महेंद्र वर्मा के बाद उसका उत्तराधिकारी जिसका नाम है नरसिंह वर्मन या नरसिंह वर्मा, वो पुलकेशन द्वितीय को 642 ईस्वी में परास्त कर देता है। और उसके बाद में आगे चल करके पुलकेशन का एक उत्तराधिकारी जिसका नाम है विक्रमादित्य, वह पल्लव वंश के परमेश्वर प्रथम को परास्त करके पुनः कह सकते हैं कि चालुक्य की शक्ति का परिचय देता है। तो ये 655 ईस्वी तक का जो समय रहा, ये 13 वर्षों का समय चालुक्य, और विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ वातापी के चालुक्यों के लिए एक व्यवधान वाला पीरियड माना गया है। तो यहाँ पुलकेशन प्रथम के बारे में इतना ही। अब आगे बात करेंगे पुलकेशन द्वितीय की, जो इस वंश के सबसे अधिक प्रतापी शासक माने गए हैं। पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय एक प्रतापी और प्रमुख शासक रहे हैं वातापी शाखा के। इनका साम्राज्य विस्तार नर्मदा से लगाकर, नर्मदा से दक्षिण में कावेरी, कावेरी के तट तक विस्तृत था, कावेरी के तट तक विस्तृत था। इनका साम्राज्य नर्मदा से लगाकर कावेरी दक्षिण में तट तक विस्तृत था। इसके बाद में एक मैं अभिलेख की बात करूंगा जिसका नाम है महाकूट अभिलेख। महाकूट अभिलेख ये भी एक चालुक्य शासक के शासनकाल में लिखवाया गया महाकूट अभिलेख या स्तंभ लेख, महाकूट अभिलेख या स्तंभ लेख के रूप में हम जानते हैं। ये एक चालुक्य शासक हुए जिनका नाम है मंगलेश, उनके द्वारा लिखवाया गया। और इसी महाकूट अभिलेख के अंदर जय सिंह का उल्लेख मिलता है, क्योंकि वास्तविक जो संस्थापक माने हैं वो तो पुलकेशन प्रथम माने, लेकिन जय सिंह को संस्थापक बताया गया है। तो कहीं ना कहीं इस महाकूट स्तंभ लेख या अभिलेख के अंदर इस बात का वर्णन हमें मिलता है। और यही महाकूट अभिलेख ये कहता है कि पुलकेशन द्वितीय द्वारा बहु सुवर्ण और एक और यज्ञ जिसको कहते हैं अग्निष्टोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ करवाया जाता है। ये 2 यज्ञ करवाए गए हैं पुलकेशन द्वितीय द्वारा, जिसकी जानकारी हमें किससे मिलती है, महाकूट अभिलेख से। और महाकूट अभिलेख किसने लिखा है, चालुक्य शासक मंगलेश के द्वारा। इसके बाद में मैं बात करूंगा इसी अभिलेख के अंदर एक मंदिर का भी जिक्र आता है, मेघूति मंदिर। मेघूति मंदिर, मेघूति मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड है, जिनेंद्र को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भी पुलकेशन द्वितीय द्वारा किया जाता है। और पुलकेशन द्वितीय का वह कार्य या ये कहते हैं वह योगदान जिसके लिए इतिहास में वे काफ़ी प्रसिद्ध रहे, और वो कौन सा उनका कार्य था, निश्चित तौर पर ऐहोल अभिलेख की ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। ऐहोल अभिलेख, ऐहोल अभिलेख में क्या उल्लेख मिलता है कि हर्ष एक यशस्वी और प्रतापशाली साम्राज्य विस्तार की नीति लेकर चलने वाला शासक था। कौन से वंश का, पुष्यभूति या वर्धन वंश का। उसके साम्राज्य विस्तार पर एक प्रकार से रोक लगा दी, एक ब्रेक लगा दिया किसने, चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने, और उसे नर्मदा के तट पर रुकने के लिए विवश कर दिया। और कई इतिहासकार इस बात पर भी सहमत है कि इसी युद्ध के अंदर पुलकेशन द्वितीय के हाथों ही हर्षवर्धन की हार होती है। तो देखिएगा पुलकेशन द्वितीय द्वारा हर्ष को परास्त किया गया, इसका उल्लेख हमें मिलता है ऐहोल अभिलेख से। और ऐहोल अभिलेख
किसके शासनकाल में लिखा गया? तो पुलकेशन द्वितीय के शासनकाल में, और इससे हमें हर्ष के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब इस ऐहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? तो उनका नाम आता है रवि वर्मा। ये रवि वर्मा रचनाकार हैं ऐहोल अभिलेख के। ये ऐहोल अभिलेख लिखा किस भाषा में गया है? तो संस्कृत भाषा में। और इसकी लिपि क्या है? तो लिपि है दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, यानी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के अंदर इस ऐहोल अभिलेख को लिखा गया, और इसी अभिलेख में हमें पुलकेशन द्वितीय की हर्ष पर जीत का उल्लेख मिलता है। तो देखिएगा, इस जीत के बाद में पुलकेशन द्वितीय जो है वो परमेश्वर की उपाधि को धारण करते हैं। परमेश्वर की उपाधि धारण करते हैं, और एक और उपाधि का संबंध यहाँ उनसे निकल करके आता है, दक्षिण पथ परमेश्वर। दक्षिण पथ परमेश्वर एक और उपाधि किसकी? तो निश्चित तौर पर पुलकेशन द्वितीय की एक और उपाधि, जिसे कहते हैं दक्षिण पथ परमेश्वर की उपाधि। देखिएगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी ना, जो 13 वर्ष का एक अंतराल रहा, एक व्यवधान वाला काल रहा, तो वो बात है 642 ईस्वी की। और इस 642 ईस्वी में पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन द्वारा पुलकेशन द्वितीय को परास्त कर दिया जाता है। और यहाँ ये भी कहा जाता है कि इसी युद्ध में पुलकेशन द्वितीय की मृत्यु हो गई थी, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसको हरा करके एक उपाधि धारण की थी, जो मैंने आपको बताया था, वातापी कोंड की उपाधि किसके द्वारा ग्रहण की गई? नरसिंह वर्मन कौन से वंश से है? तो पल्लव वंश से, जिन्होंने पुलकेशन द्वितीय को परास्त किया, और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई, ऐसा काफी इतिहासकारों द्वारा माना गया है। अब पुलकेशन द्वितीय से जुड़े हुए और फैक्ट की बात करेंगे तो पुलकेशन द्वितीय का विदेशी राजदूतों का एक मंडल उनके समय में पहुंचता है फारस ईरान से। तो कहते हैं कि अजंता गुफा चित्र के अंदर, यानी अजंता में जो गुफा चित्र हैं उसमें एक चित्र में ये दर्शाया गया है कि पुलकेशन द्वितीय फारस, यानी जो ईरानी मंडल आया है यहाँ पर, एक ईरानी लोगों का एक दूत मंडल पहुँचता है, उसका स्वागत करते हुए दूत मंडल का स्वागत करते हुए दर्शाया गया है किसे? पुलकेशन द्वितीय को। कहाँ? अजंता के गुहा चित्रों के अंदर ये चीज बताई गई है। और महाकूट स्तंभ लेख जिसके रचनाकार 602 के अंदर, महाकूट अभिलेख के रचनाकार कौन है? मंगलेश। और कब लिखा जाता है? 602 के अंदर, जिससे हमें जय सिंह और पुलकेशन द्वितीय की जानकारी मिलती है। यहाँ पुलकेशन द्वितीय द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया, और पुलकेशन द्वितीय द्वारा 2 यज्ञ भी करवाए गए। अब बात करता हूं मैं आगे अगले शासक की। अगला शासक कौन रहा वातापी का? तो अगले शासक में नाम आता है विनयादित्य। जी बिल्कुल, विनयादित्य। ये विनयादित्य मालवा विजय करते हैं, यानी मालवा पर जीत दर्ज करते हैं, मालवा विजय। और मालवा विजय के उपरांत ये क्या करते हैं? मालवा विजय के उपरांत ये एक उपाधि को धारण करते हैं, जिसको कहते हैं सकलोत्तर, यानी सकल उत्तर, पूरे उत्तर की बात कही है, सकलोत्तर पथनाथ, यानी कि सकल उत्तर के पूरे पथ का स्वामी, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि इनके द्वारा धारण की जाती है। फिर बात करेंगे हम अंतिम शासक कौन रहे? तो वातापी के चालुक्यों की राजवंश क्रम में सबसे अंतिम शासक रहते हैं कीर्तिवर्मन द्वितीय। और इनको किसके द्वारा हराया जाता है? इनको, वो मैंने आपको राष्ट्रकूट में पढ़ाया था, कीर्तिवर्मन द्वितीय को दंती दुर्ग द्वारा परास्त किया जाता है। दंती दुर्ग हराता है। और दंती दुर्ग कौन है? इन्हीं का सामंत था, जिनके द्वारा, दंती दुर्ग के द्वारा कीर्तिवर्मन को हराया जाता है, और एक नए राजवंश की शुरुआत होती है, जिसको हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। राष्ट्रकूट वंश की नींव रखी जाती है दंती दुर्ग द्वारा। और दंती दुर्ग जो है वो अपनी राजधानी प्रारंभिक नासिक को बनाते हैं, और आगे चल करके अमोघ वंश, ठीक है ना, उनके द्वारा, अगले जो शासक हैं उनके द्वारा इस राजधानी को कहाँ स्थापित किया जाता है? मान्यखेत के अंदर इस राजधानी को स्थापित किया जाता है। अब बात की थी मैंने ऐहोल अभिलेख की, तो ऐहोल जो शहर है या स्थान है उसको मंदिरों का शहर कहा जाता है, मंदिरों का शहर।
ऐहोल को मंदिरों का शहर, ऐहोल के रचनाकार कौन थे? बिल्कुल रवि वर्मा थे, जिन्होंने संस्कृत में दक्षिण ब्राह्मी लिपि के अंदर इस लेख को लिखा। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि कुछ उपाधियाँ जो कॉमन उपाधियाँ थी, वल्लभ, श्री वल्लभ, पृथ्वी श्री वल्लभ और सत्याश्रय की जो उपाधि है वो इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। यहाँ मैंने आपको क्लियर करने का प्रयास किया है वातापी के चालुक्य जो सबसे पहले, यानी कि पल्लव और राष्ट्रकूटों से भी पहले, क्योंकि राष्ट्रकूटों की स्थापना तो इसके अंतिम शासक की मृत्यु के बाद हो रही है, इसका मतलब ये राष्ट्रकूटों से पहले थे। अब बात करेंगे हम कल्याणी के चालुक्यों की। बेगी के चालुक्य में वहीं पर क्लियर कर चुका हूं, एक ही नाम याद रखना है, विष्णुवर्धन पुलकेशन द्वितीय के भाई। अब कल्याणी के जो चालुक्य हैं, देखिए जहां से कहानी शुरू होती है कहानी वहीं पर खत्म होती है। राष्ट्रकूट दंती दुर्ग द्वारा अंतिम शासक जो कीर्तिवर्मन द्वितीय था उसको हरा करके चालुक्यों को समाप्त किया और राष्ट्रकूट की स्थापना की दंती दुर्ग द्वारा। अब देखिएगा स्थिति क्या बनती है, उसी राष्ट्रकूट वंश के अंतिम शासक जिसका नाम है कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय को एक चालुक्य शासक जिसका नाम है तेलप द्वितीय, तेलप द्वितीय द्वारा हरा दिया जाता है और वातापी के चालुक्य शाखा की स्थापना हो जाती है। तो मैंने बताया था कि इनकी राजधानी कहाँ थी, राष्ट्रकूट है ये राष्ट्रकूट है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? बिल्कुल मान्यखेत इनकी राजधानी थी और प्रारंभिक राजधानी जो चालुक्यों की रही तेलप द्वितीय के समय में वो मान्यखेत ही रही। आगे चल करके इन्हीं वर्ष के एक शासक सोमेश्वर द्वारा मान्यखेत से राजधानी को स्थानांतरित कर दिया जाता है कल्याणी, जो वर्तमान कर्नाटक राज्य में पड़ता है। यानी कि राजधानी परिवर्तन किसके समय में हुआ? सोमेश्वर के समय में। अब देखिएगा इसमें काफ़ी सारे प्रमुख शासक रहे, जिसमें हम शुरुआत से देखें तो तेलप प्रथम रहे, तेलप द्वितीय, इसके बाद में काफ़ी सारे अन्य शासकों में विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर जो राजधानी परिवर्तन करते हैं। तो कल्याणी राजधानी किसने बनवाया? तो सोमेश्वर चालुक्य ने। सोमेश्वर चालुक्य के समय में ये राजधानी वहाँ पहुँचती है। फिर आते हैं आपके विक्रमादित्य षष्ठ या छठे, विक्रमादित्य षष्ठम, सिक्स्थ जी, ये विक्रमादित्य जो छठे हैं ये कल्याणी के चालुक्यों के सबसे प्रमुख और प्रतापी शासक रहे हैं। ये देखिएगा यहाँ पर इनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे श्रेष्ठ शासक थे, श्रेष्ठ व प्रतापी शासक। कल्याणी के चालुक्यों में सबसे श्रेष्ठ और प्रतापी शासक विक्रम श्रेष्ठ, और इनके द्वारा एक उपाधि धारण की जाती है विक्रमांक की उपाधि इनके द्वारा ग्रहण की जाती है। और इन्हीं के समय में ये कहा जाता है कि दो विद्वान इनके दरबार में थे, एक थे विल्हण और दूसरे थे विज्ञानेश्वर। दो दरबार में विद्वान थे, विल्हण और विज्ञानेश्वर। विल्हण से निकल करके जो महत्वपूर्ण चीज आती है विक्रमांक देव, यानी विक्रमांक की उपाधि तो इन्होंने ही धारण की थी। देव चरित, यानी कि इस रचना के अंदर इन विक्रमादित्य षष्ठ के जीवन को दर्शाया गया है। जीवन परिचय कह दीजिए, जीवन का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। विक्रमांक देवचरित जो विल्हण की रचना है, और जो विज्ञानेश्वर है ये भी एक विद्वान है, इनके द्वारा भी रचना की जाती है। किसकी रचना की जाती है? तो मिताक्षरा की। तो मिताक्षरा क्या है? मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या के रूप में लिखा गया एक ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या की गई है किसके द्वारा? विज्ञानेश्वर द्वारा, और उसका नाम रखा है इन्होंने मिताक्षरा। और मिताक्षरा वर्तमान में भी हिंदू कानूनों की एक आधिकारिक ग्रंथ मानी जाती है। हिंदू कानूनों की आधिकारिक ग्रंथ के रूप में इसको एक पहचान प्राप्त है। हिंदू कानून का आधिकारिक ग्रंथ किसे माना गया? मिताक्षरा। और मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने। किसके दरबार में रह करके? तो यह निश्चित तौर पर विक्रमादित्य षष्ठ, और किस ग्रंथ को आधार बना के या किसकी व्याख्या के रूप में लिखी है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति को आधार बना के उसकी व्याख्या के रूप में मिताक्षरा लिखी जाती है। तो यहाँ विल्हण और विज्ञानेश्वर मैंने आपको बता दिया, विक्रमांक की उपाधि बता दिया। अब देखिएगा इनका जो अंतिम शासक रहता है वो है सोमेश्वर चतुर्थ कल्याणी की चालुक्यों का अंतिम शासक। देखिएगा इस
कल्याणी के चालुक्यों का लगातार राष्ट्रकूटों से एक प्रकार से कंपटीशन चलता रहता है, संघर्ष चलता रहता है, और वही संघर्ष कारण बनता है कल्याणी के चालुक्यों के पराभव का, पतन का कारण बनता है। और इस प्रकार इस अंतिम शासक के साथ में चालुक्यों की जो कल्याणी की शाखा है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब कुछ कॉमन चीजें, इनका राज्य चिन्ह, चालुक्यों का राज्य चिन्ह क्या रहा, चाहे वो कल्याणी के रहे हों वातापी के, तो वराह। वराह क्या है? विष्णु का अवतार। जी बिल्कुल, सुअर के रूप में, यानी एक सुअर को कहते हैं हम वराह। लेकिन ये वराह इसलिए कहा जाता है क्योंकि विष्णु का अवतार जो था ना सुअर रूप में, वो वराह का अवतार है, वह इनका राज्य चिन्ह रहता है। इसके अलावा ये कौन कौन से धर्मों के प्रति इनकी नीति थी, उपासना की? तो हिंदू धर्म, तो मुख्य रूप से ये सारे हिंदू धर्म को ही मानते थे। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध व जैन धर्म को भी आश्रय दिया था। बौद्ध और जैन धर्म को भी आश्रय प्रदान की गई, किसके द्वारा? चालुक्य शासकों द्वारा। तो यहाँ इस एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको वातापी, कल्याणी और बेगी के चालुक्यों को समझाने का प्रयास किया, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स निकाल करके मैंने लाए हैं और आपके साथ में यहाँ इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया है। तो पुलकेशिन द्वितीय निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण शासक रहने वाला है, क्योंकि उसका संबंध हर्ष से जोड़ा जाता है, उसका संबंध पल्लव वंश से जोड़ा जाता है। और इसके अलावा अगर किसी की बात यहाँ होती है तो राष्ट्रकूट शासक जो इनको परास्त करता है, अंतिम शासक जो रहता है कल्याणी का, वातापी का, जिसका नाम है कीर्तिवर्मन द्वितीय, उसको हरा करके, उसको मार करके और वो राष्ट्रकूट शाखा की स्थापना करता है, मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाता है। तो इस प्रकार यहाँ वातापी, कल्याणी और बेगी के चालुक्यों को समझाने का प्रयास किया, उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो आपके सामने लाए हैं। रीट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो प्रश्न बन सकते हैं उनको आपके साथ में महाकूट स्तंभ लेख जरूर याद रखिएगा मंगलेश द्वारा, जिसमें जय सिंह और पुलकेशिन द्वितीय का उल्लेख हमें मिलता है। संस्थापक माना जाता है वातापी का किसे? जय सिंह को। तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुलकेशिन प्रथम को। और पल्लव वंश को परास्त करके पुनः चालुक्य वंश को एक मजबूती प्रदान करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के पुत्र विक्रमादित्य को। तो ये कुछ बातें थी आपके साथ में शेयर की है मैंने। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और प्रयास यही रहेगा कि इन वीडियोस को बनाने के बाद में एक ऐसा कॉमन वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए, पर्टिकुलर प्रत्येक टॉपिक के बाद में, जिसके अंदर रीट से संभावित महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न इस टॉपिक से निकल करके आते हैं वो वीडियो में आपके साथ शेयर करूं और उससे संभावित प्रश्नों को आपके सामने रखूं, और एक अगले वीडियो के अंदर उनकी उत्तर सहित में व्याख्या लेकर के आऊँगा। तो इसी क्रम में मेरे साथ में बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।